डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले जो अपने ट्रूथ सोशल पे लिखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा कि ईरान ने उन्हें बताया कि वह यानी कि ईरान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। ईरान चाहता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोल दे। अब इस ट्रंप के इस बयान को नरेश कौशिक सर कैसे देखा जाए? क्या ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी कर दिए हैं उससे पूरी दुनिया का दबाव उनके ऊपर बन रहा है, एक उनका परसेप्शन खराब हो रहा है, तो अब उस नाकेबंदी को खत्म करने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं ऐसे ट्रूथ सोशल पर बयान दे करके, या फिर वाकई ईरान ने उनसे कहा हुआ कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हम इससे ज़्यादा झेल नहीं सकते हैं? देखिए, ट्रंप दरअसल एक साइकोलॉजिकल लड़ाई में लगे हैं। वो ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं, ये कह के कि आपने हमें कहा है कि आपकी हालत तो बहुत ही खराब है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन्होंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि ईरान ने हमें जो है सारे वो अपना जो न्यूक्लियर डस्ट जिसको वो कहते हैं, जो 450 किलोग्राम के करीब जो एनरिच यूरेनियम है, 60% तक जिसको एनरिच किया जा चुका है, उसको ईरान हमें सौंपने को तैयार हो गया है, ये उन्होंने कहा। तो इस तरह की बातें वो बहुत कहते हैं। वो दरअसल ये जिसका आपको याद है कि उसके तुरंत बाद ईरान ने नहीं, खंडन किया। तो आज इस जो ताजा उन्होंने बयान को कहा कैसे है, आप देख रहे हैं? ये ताजा, हाँ, नहीं मैं ये वही ताजा बयान है, जी क्या मैं वही वाकई कह रहा हूँ। नाकेबंदी खोलने का ये विकल्प तलाश रहे हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि अमेरिका जो है ईरान पर दबाव डाल रहा है, और ईरान को ये कहना है कि हम ये नाकेबंदी कब खोलेंगे और बातचीत भी तभी शुरू करेंगे जब अमेरिका अपनी नाकेबंदी बंद करेगा। क्योंकि अमेरिका ने जो नाकेबंदी बाद में शुरू की है क्या कि ये तो सही है कि ईरान को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हो रहा है, और उसमें भी अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है। वहां पर जो है, जो पेट्रोल की जो कीमत है वो $5 के करीब करीब है। वॉशिंगटन में 5 से ऊपर हो गई है, $5 प्रति गैलन। इसी तरह से बाकी जगह $4.25 के करीब इस समय एवरेज है। और अगर ये लड़ाई चलती रही, जो अमेरिका में 6 महीने में मध्यावधि चुनाव है, तो ये $8 तक जा सकता है। तो अभी अभी नहीं, आपने ये बिल्कुल लग सही रहा कहा। है यहाँ कि पे नरेश कौशिक साहब, अभी एक फैक्ट और आपको शेयर कर दूं कि वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक ने बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही डरावने वाली तस्वीर यहाँ पे पेश की है। क्या है कि पूरे पश्चिम एशिया में जो है संकट आ सकता है, एनर्जी की कीमतों में बड़ा उछाल आने वाला है। 2026 में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 24% तक एनर्जी की कीमतें बढ़ सकती हैं, और हॉर्मुज बंद होने से ऑयल मार्केट जो है पूरा प्रभावित होगा। दुनिया के 35% क्रूड बिजनेस पर इसका असर पड़ने की संभावना है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक अनुमान लगाया कि तेल की सप्लाई में 10 मिलियन प्रति बैरल बिलियन प्रतिदिन की कमी आने का खतरा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर स्थिति बिगड़ते रहे तो $115 प्रति बिलियन तक जो है प्रति बैरल तक ब्रेंट के हिसाब से कीमतें जा सकती है। ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ है। अगर ये हुआ तो पूरी दुनिया में हालात इतने ख़राब हो जाएं कि ट्रंप पे वाकई दबाव काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। इसको कैसे देख रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब? फिर आपके पास आता हूँ। हमारे पास यूएस से जुड़े हुए हैं, हमारे पास उनके पास भी जाऊँगा, धीरज कौल साहब के पास भी। स्वर्ण सिंह साहब, देखिए, सबसे पहले ब्रेंट क्रूड का जो आज की कीमत है वो $111 पहले ही पहुंच चुकी है। और बहुत से तरह के आजकल विशेषज्ञों के अध्ययन से पता लग रहा है कि ये जो टकराव है ये जल्दी से समाप्त होने वाला नहीं है। आज ही कतर के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि ये एक ऐसा टकराव है जो ठंडे बक्से में जाता हुआ नजर आता है। उन्होंने कहा कि ये शायद आने वाले समय में ये टकराव बना रहेगा, बातचीत बीच में होगी, बंद होगी, और ये इसका कोई पक्का ठीक ठाक सॉल्यूशन उनको नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह की सोच अब बनने लगी है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह से बंद रहेगा या उसको कब या कैसे खोला जाएगा, या इक्का दुक्का उसमें टैंकर, जैसे खबरों में है कि एक टैंकर भारत पहुंच गया है जो 1 महीने से अपने ट्रांसपॉन्डर बंद करके घूम रहा था। तो क्या ये हालात, इस तरह का टकराव बना रहेगा? उसी तरह इसको एक तरह से सामने रखकर अब ये तैयारी शुरू हो गई है कि ऊर्जा का निर्यात यदि इस तरह से रुका रहता है इन सभी देशों से,
और ईरान इतना ये जो उस पर एक तरह से दबाव है, जो उसको निर्यात ना करने की जो अमेरिका की कोशिश है, वो उसको झेल जाएगा और बना रहेगा। और यहाँ तक आपने पूछा कि ये ट्रम्प साहब जो अपना सोशल ट्रूथ पर लिखते हैं एक के बाद एक बातें, आज उन्होंने लिखा कि बिल्कुल वो एकदम खत्म होने की कगार पर वहां का जो राष्ट्र है, इसलिए वो लगातार हॉर्मुज खोलने की कोशिश में है। पर उसके साथ साथ ट्रम्प ये हमें बताएं कि ईरान क्या कह रहा है, या ईरान का नेतृत्व खुद अपने तरफ से एक्स पर भी अंग्रेजी में वो अपनी अपनी टिप्पणियां लिखता रहता है। वहां के जो मजलिस के अध्यक्ष हैं मोहम्मद गालिबाफ, उनकी भाषा अभी आप देखें तो बिल्कुल नहीं लगता है कि वो बातचीत करने तक को भी तैयार हैं। वो लगातार ईरान की क्या कंडीशंस हैं नहीं तो सवाल उसको सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि हर कोई ऐसे तनातनी में रहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा कैसे। जो स्थिति अभी बनी हुई है, जो अभी आंकड़े आपको मैंने दिखाए, वर्ल्ड बैंक की तस्वीर जो पेश कर रहा है वर्ल्ड बैंक, ये तो काफ़ी भयावह है। इस पर तो कम से कम दबाव बनना चाहिए इन सब चीज़ों से। धीरज कौल साहब, आपको लगता है कि अब हालात ऐसे आ गए हैं कि ट्रंप कहें कि ठीक है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी नाकेबंदी हटा रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा भी है कि ईरान बिल्कुल ध्वस्त होने के कगार पर पहुँच चुका है, ये पहल ट्रंप करें? हाँ देखिए, इकोनॉमिकली ईरान को चोक करने की जो एफर्ट्स हैं उसमें डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मेन आर्टरी है जिसके थ्रू वो अपनी एनर्जी, जो अभी भी 60% 70% ऑफ उनका नेट एक्सपोर्ट है अदर देन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, उसके अलावा उनका कुछ हद तक स्टील, एल्युमिनियम, आयरन कोर और साथ में सेफ्रॉन और भी कुछ चीजें हैं जो मोस्टली इसी पे डिपेंडेंट है। तो मोस्टली 60 to 70% एनर्जी एक्सपोर्ट्स उनके जो चाइना को जा रहे थे, उसकी 90% चाइना को जा रहा था, वो तो चोक हो रहा है। और जो सप्लाईज वहां से वेपनरी की आ रही थी और भी रसद आ रही थी, वो भी बंद हो गया। तो डेफिनेटली ईरान के अंदर इस टाइम इन्फ्लेशन 90% के करीब है। उनकी अगर आप उनकी ऑफिशियल लाइंस भी देखें, $200 बिलियन के करीब का नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ के जो रिपोर्ट्स हैं 350 एंटिसिपेट करती हैं। सुनने में खबरें आ रहा है कि सैलरीज तक देने के लिए पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन काफी हाई नहीं, है और आप पब्लिक में डिसेंट है। ईरान को चोक करने के चक्कर में पूरी दुनिया चोक हो गई यहाँ पे। तो हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सारी प्रॉब्लम है कि हम जो बेसिकली कंसेप्ट क्या था कि हम एनर्जी फ्लो को एक फ्री वे में जाने दें, लेकिन नेट रिजल्ट क्या हो रहा है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर बहुत पेन दिख रही है। जापान, साउथ कोरिया, सबके ऊपर बहुत पेन दिख रही है। इंडिया ने तो खैर अच्छे से डाइवर्सिफाई करने की पूरी एफर्ट्स डाली हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन आदमी जिसका इस लड़ाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उसको बहुत पेन हो रही है। मैं आपका ध्यान एक तरफ लेना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने पहले डिस्कस किया। जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। जो यूएई ओपेक से बाहर भी निकल रहा है, उसका एक बड़ी वजह यह है कि जो ओपेक की ऑयल प्राइस कंट्रोल ज्यादातर सऊदी और कुछ हद तक रशिया करता है। और इस टाइम यूएई को लग रहा है कि हमें जितना इस टाइम हम डॉलर अपना बढ़ा सकें एक्सपोर्ट, जितना हम अपने खुद के ऑयल पे नियंत्रण रखें, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक रिसेंटली यूएई के अंदर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस अभी नहीं है। $300 बिलियन के उनके अभी भी रिजर्व है और ट्रिलियंस इस टाइम ट्रेजरी में है। उनका ये मानना है कि वो फ्यूचर में प्लान करते हैं, आज का नहीं सोच रहे। तो वो ये सोच रहे हैं कि हम करेंसी स्वैप करें, क्योंकि उनका डॉलर यूएसडी के साथ पैक्ड है 3.375 का, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। और उन्होंने सेकेंडरी बोला, अगर आप यूएस के साथ नहीं स्वैप करेंगे तो युआन के साथ करेंगे, जो एक पॉलिटिकल एक्टिव मूव है। तो यूएई इज डेफिनेटली लुकिंग, क्योंकि सऊदी के पास तो जैसे आपने बताया ईरान का पाकिस्तान के साथ कोर्ट है, पर मुझे लग रहा है कि शायद भारत और यूएई का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखता हुआ क्रिएट दिख रहा है। और उसमें भारत का भी फायदा होगा और यूएई का भी, क्योंकि उनके पास खुद की डिफेंस अम्ब्रेला अदर देन यूएस इस टाइम नहीं दिख रही, और एक भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। लेकिन ओवरऑल जो आप सवाल पूछ रहे थे, ये चोक अगर आर्टरी को हम लोग फिजिशियंस है खोलना है तो हम स्टेंट डाल के खोलते हैं, उसके आगे ब्लॉकेज आप और लगा देंगे तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो जो आपने मुझे नंबर्स दिए 115, हम 120 से 130 एंटिसिपेट कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, अगर ये लड़ाई 7 दिन और चल गई। मेरा यहाँ पे धीरज कौल साहब, मेरा बहुत सीधा सा सवाल ये है, मैं बहुत इतना बड़ा रिसर्चर नहीं हूँ, मैं तो सीधा सवाल है कि हम ईरान को
बर्बाद करना चाहते थे, ईरान को कमज़ोर करना चाहते, ठीक आप करिए, उसके पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, ठीक आप उसके लिए तमाम हथियार अपनाइए, लेकिन ऐसा हथियार क्यों अपना रहे जिससे ईरान को नुकसान होता है लेकिन उससे ज़्यादा पूरी दुनिया भर को नुकसान हो रहा। आप ईरान को सबक सिखाने के लिए कोई और रास्ता अपनाइए, आप हटा दीजिए नाकेबंदी, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए और वो रास्ता बिल्कुल तेल का आना जाना शुरू हो सके। ये सवाल इसलिए आपसे पूछना क्योंकि आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, तो आपको लगता है कि ट्रंप को कम से कम ये काम तो कर देना चाहिए, हम नाकेबंदी हम हटा रहे हैं, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, हम लोग दूसरे तरीके से लड़ेंगे आपस में, ये क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम तो सारी यही है कि ईरान को जिस पोजीशन पे लाने की कोशिश की जा रही है वो आ नहीं रहा, और आईआरजीसी का कंट्रोल अभी भी वहां बहुत स्ट्रांग है। तो इस टाइम हम क्या कर पा रहे हैं? एक तो हम वहां बॉम्बिंग कर पा रहे हैं जिससे इनोसेंट लोग मर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत यहाँ पे आवाजें उठ रही हैं और ट्रंप की पोजीशन वीक हो रही है। तो वो इकोनॉमिकल चोक होल के थ्रू इसको जमीन पे लाना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया में और पेन बढ़ रही है। और उन्होंने पहले भी बोला था कि नेटो की इसीलिए कंट्रीज को आके इसे खोलना चाहिए, आप भी आइए। तो कहीं ना कहीं नेटो के ऊपर भी यूरोप के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि ना ना, वो नेटो अपने तो वो खोलने की बात तो इसमें धीरज कौल साहब, उसमें कोई लॉजिक तो मुझे दिखता है। नेटो कंट्री क्यों आपने बंद करवाया, आप खोलिए, आपके तमाशा की वजह से सारा कुछ ये हुआ है, आप खोलिए, बाकी ईरान को सबक सिखाइए, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। क्यों नयन तनेजा साहब, कोई और विकल्प नहीं है क्या? छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर ब्रेक पे जाऊंगा मैं। लक्ष्मण, ये नाकेबंदी जो अमेरिका कर रहा है वो उनकी अपनी कोशिश है, तो क्योंकि उनका ये है कि आप इसको खोलिए, ईरान भी तो कहता है खोलिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना की तरफ से, जो ईरान के लिए बड़ा अहम कंट्री है, पूरा प्रेशर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, इसको वेपनाइज हो गया, आपका मकसद पूरा हो चुका, इसको खोलिए। चाइना बहुत प्रेशर डाला और की राष्ट्रपति चाइना जा रहे हैं जहां पर शिखर बातचीत है अगले महीने, और ये उसका एक टॉप एजेंडा है, इस पर बातचीत होगी। जब तक ट्रंप साहब चाइना नहीं पहुंचते हैं, शिखर वार्ता नहीं होती है, अभी सब कुछ यही होने वाला है, कोई शांति नहीं होने वाली। लेकिन जब ये बैठेंगे तो ये ट्रंप साहब इसका पूरा लेवरेज लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं चाइना उनको रिक्वेस्ट करे कि आप नाकेबंदी को बंद कर दीजिए, जिससे कि वो कह सकें ठीक है भाई, चाइना भी ये चाहता है, हमारी भी उनके बातचीत हो रही रिक्वेस्ट है। को क्यों मानेगा? नहीं, उनके रिक्वेस्ट को तनेजा साहब यूएस क्यों मानेगा? क्योंकि यूएस का एक मकसद ये भी है कि चाइना ईरान पे हम हमला कर रहे हैं, ईरान को कमजोर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम चाइना को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका को यह भी साथ में समझ में आ रहा है कि खुद उसकी अर्थव्यवस्था को कितना इससे नुकसान हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि कुल मिलाकर के जो पश्चिम यूरोप के कंट्री, चाहे वो कुछ भी नेटो के बारे में बोलते रहे या जापान के बारे में बोलता रहे, जापान की इकोनॉमी इफेक्टेड हो रही है। कल रात को सबसे बड़ी टॉप न्यूज जापान में क्या चल रही थी टेलीविजन पे, कि एक ऑयल टैंकर अमेरिका से तेल लेकर के जापान पहुंचा, जापान में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था कि तेल आ गया अमेरिका से, और सुर्खियां बनी हुई थी पूरे। सबसे बड़ी खबर कल रात हुई। ये हालत जापान के हो गए। धीरे नहीं, धीरे धीरे पूरी दुनिया के हालत हो जाएंगे। जो स्थिति है, हम लोग तो कुछ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। नहीं, वो भी आप अभी अपने को बड़ा प्रमाण पत्र मत दीजिए, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग बात करेंगे। हम भी बड़ी तंगी में हैं, है ना, ध्यान रखिए इस बात का। नहीं, वही धीरे धीरे पूरी दुनिया की हालत यही हो जाएगी कि कोई ऐसे, जैसे हम लोग काउंट करते कि दो। और दूसरी बात यह है कि जहां ये बात हुई कि आप ध्वस्त कर देंगे ईरान को, अरे वो पहले से ध्वस्त हैं, वो तो युद्ध से पहले भी उनकी बुरी हालत थी, आप उनको और क्या करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान ध्वस्त हो चुका, अब क्यों उसको ध्वस्त करने के नाम पर पूरी दुनिया को ध्वस्त करने के लिए चले हुए हैं? आप अपनी नाकेबंदी हटाइए, ईरान अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, और इस पे आगे बाकी नेगोशिएशंस में यूज किया जा रहा है। नाकेबंदी टिकाऊ नहीं है ना।